हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। तो आज से हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट 2023 के लिए है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट आज का रहने वाला है। तो आज से हम लोग जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट करेंगे सीटेट का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए है सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, बी है मानकीकृत परीक्षण को, सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न को। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत है, जो कि आपके लेव वाइगोस्की का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको बताना है कि यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए है सहयोगी प्रोजेक्ट को, बी कहता है कि मानकीकृत, तो मानकीकृत तो होगा नहीं, यानी कि मानकीकृत का तात्पर्य क्या है कि यानी कि हर बच्चे के लिए एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक है, समान, ठीक है, एक ही जो है चीज़ को फॉलो करना है, मानकीकृत में आ जाएगा। सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, यानी कि प्रत्यास्मरण से क्या तात्पर्य, यानी रटने के, याद करने पर जोर देंगे, ठीक है। डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न को, तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए सहयोगी प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा, ए सहयोगी प्रोजेक्ट को आप वरीयता देंगे, क्योंकि सामाजिक संरचना सिद्धांत में इनका क्या मानना है कि बच्चे आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने अर्थात क्या इसका तात्पर्य है, तो यानी कि एक कक्षा में अलग अलग जो है योग्यताओं वाले बच्चे होंगे, ठीक है, सभी में क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी। तो कुछ तेज होंगे पढ़ने में, कुछ क्या होंगे कम होंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, तो शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हो, नहीं, समान या मानक तरीके नहीं होने चाहिए, यानी कि सभी के लिए समान और एक ही जो है शिक्षण पद्धति को अपनाना, नहीं, ये नहीं है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग उनको नामित करें, नहीं, नामित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। सी है बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें, डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, ये भी आपका निगेटिव सेंस में जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ये क्या है, पॉजिटिव है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, आकलन के उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, सी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ए कहता है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, नहीं, ये नेगेटिव सेंस में आपका जाता है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये भी गलत है। एक बार वर्ष के अंत में एक ही बार जो है आकलन किया जाएगा, तो यानी उसमें बच्चे में सुधार नहीं होगा, सतत आकलन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, यानी कि एक दूसरे से तुलना किया जाए, ये भी सही नहीं हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्रदान हो, प्राप्त हो, ये सही होगा आपका, ठीक है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ए है सत्तावादी की, बी है अधिनायकी की, सी है अनुमति परक की, डी है सुविधादाता की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सुविधादाता की। डी यहाँ पे आंसर सही होता है आपका, सुविधादाता की या फिर मार्गदर्शक की। ठीक है, तो ये होती है शिक्षक की भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ए है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बी है का एकमात्र निर्धारक होती है, सी है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर कैसा प्रभाव डालती हैं? तो यानी कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो आंसर यहाँ पे आपका ए ही होगा, उस पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, डी है शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो क्या हो जाएगा आंसर? काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी गलत है। जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है आपका। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे तो क्या विद्यालयों पर भार बढ़ेगा? तो ऐसा नहीं है। तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है कि शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो आंसर यहाँ पे डी सही होगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी कि आपको पॉजिटिव सेंस में आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। ए है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अपने कौशल सीखते हैं। सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि यदि विविध प्रकार की कक्षा है, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे उसमें शामिल हैं, तो अधिगम अनुभव को क्या ये बढ़ाती है विद्यार्थियों की या फिर घटाती है? तो यहाँ पे आंसर करना है कि यदि विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे होंगे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए कहता है कि गलत, क्योंकि ये बच्चों की दुविधा उत्पन्न करेगा। नहीं, ये रॉन्ग है आपका। बी कहता है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो आंसर है आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से, ठीक है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे रहेंगे तो उनसे एक दूसरे से बच्चे क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा है, सुनने में असमर्थ बच्चा। ए है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। यानी कि सुनने में कोई बच्चा असमर्थ है तो उसको जो है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित वाले में नहीं। वह केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी कहता है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो यदि बच्चा जो है सुनने में असमर्थ है तो उसको जो है श्रवण अक्षमता वाले बच्चे होंगे उन्हीं के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं, गलत है ये। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ वह नहीं उठा पाएगा, उसको व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। तो यानी कि उसको अकादमिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, केवल व्यावसायिक देनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो ये सही हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। यानी कि सुनने में असमर्थ बच्चा है तो यदि उसको जो है सुनने में जो जिस चीज़ से वो सुन सकता है तो ऐसी कोई चीज़ उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो सुविधा वो सारी सुविधाएं उसको प्राप्त कर दी जाए, तो जो है पढ़ाई कर सकता है, शिक्षा ग्रहण करने में उसे सुविधा होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। कैसा विद्यार्थी है? तो प्रतिभावान और शिक्षार्थी है, ठीक है। बी कहता है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी है वह रश्मि व्यवहार होता है, जैसा हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष प्रतिभावान वाला बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा आपका जो है कथन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका बी सही होगा। यदि प्रतिभावान बच्चा है तो उसको कैसी जो है गतिविधियाँ यदि चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वह क्या खुद को प्रेरित अनुभव नहीं करेगा और ऊब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चुनौतीपूर्ण जो है उसको जो है गतिविधियाँ करानी जानी चाहिए। तो बी यहाँ पे सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? क्या छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर वो क्या अधिगम को बढ़ा सकती है? यहाँ पे यानी कि वो लालच दे रही है, तो ये निगेटिव आपका हो जाएगा, निगेटिव सेंस में जाएगा, ठीक है। बी है आपका ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पे ये रट्टा मारने की जो है के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी है आपका अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे करके। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका राइट होगा? डी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके बताना जो है इससे क्या अधिगम को बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी कि बच्चे के जो है उसके जीवन के साथ संबंधित करके यदि पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? बच्चे का अधिगम बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि वो अपने आसपास की वस्तुओं को देखेगा, अपने जीवन में जो भी चीज़ें उसको जो है उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी तो उससे वह जल्दी जो है अधिगम कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर पक्षी के बारे में यदि टीचर जो है पक्षी के बारे में पढ़ा रही है तो बच्चे से पूछेंगे कि पक्षी, क्या आपने पक्षी देखी है? तो बच्चे कहेंगे हाँ देखिए। क्या उसके कितने पैर होते हैं? तो उसके 2 पैर होते हैं। तो इस तरह से आप यदि बच्चे के व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके जो है पढ़ाएंगे तो वो अधिगम प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। तो डी ये आंसर यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ए है बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पे आंसर करना है आपको कि यहाँ पे बच्चों के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्या बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं? ये रॉन्ग है आपका। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होता है। सी आपका कहता है कि बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी सही है, चूंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, ठीक है, ये आपके पियाजे ने कहा है, ठीक है। डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, सक्रिय अन्वेषक या खोजकर्ता होते हैं, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे बी सी डी आपका राइट आंसर होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये भी यहाँ सी कहता है आपका विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? ए कहता है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। बी है याद करने के लिए कहकर यहाँ पे रटने पर जो है जोर दिया जा रहा है। सी है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दे करके तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे सी है क्योंकि इसमें बच्चा खुद से जो है खुद इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो इसलिए सी आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है, बल दिया जाता है। डी है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो देखते हैं। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है। तो आंसर ए आपका सही होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। शिक्षक एकाधिकारवादी हो और स्पष्ट आदेश देता है, यानी कि यहाँ पे शिक्षक क्या है, सत्तावादी, यानी कि यहाँ पे शिक्षक जो है, शिक्षक का शासन चल रहा है, ठीक है, बच्चे का वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है, ठीक है। सी है जहाँ, इसलिए आपका ये रॉन्ग होता है। सी कहता है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने और लिखने और गणित की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही ध्यान केंद्रित और बल दिया जाता है, तो ये भी आपका रॉन्ग होता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है, तो यानी कि यहाँ पे शिक्षक क्या सक्रिय है और विद्यार्थी निष्क्रिय है, तो यहाँ पे ये भी क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ए है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि ये एक पक्षी है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका वनली बी हो जाएगा। बी केवल सही है आपका कि बच्चे ने पक्षी का प्रत्यय विकसित कर लिया, तो इसलिए केवल बी आपका राइट होता है, ठीक है, बी आंसर आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। बी है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। सी है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसी शिक्षिका को विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, वो भी आंतरिक रूप से, तो उसे क्या करना चाहिए। तो चलो उसे करने से पहले समाप्त कर ले, ये गलत हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया है, ये भी आपका रॉन्ग है। काम जल्दी पूरा कर लो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, यहाँ पे लालच दिया जा रहा है। डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो पॉजिटिव आंसर आपका डी हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, इससे क्या आंतरिक प्रेरणा मिलेगी बच्चे को, ठीक है। तो आज आपके इतने क्वेश्चंस थे, आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। धन्यवाद।